आइए बच्चों, अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? टॉपिक में जब जब नेट वर्ड आता जाए तो नेट वर्ड से हम क्या समझेंगे? नेट वर्ड हमेशा इंडिकेट करेगा कि वो किन्हीं दो चीजों का डिफरेंस है। जैसे इसके पहले वाली क्लास में आपको सिखाया नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट किसका डिफरेंस था? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। तो जब भी कंसेप्ट में नेट आए तो हम अपने माइंड मैकअप को बना लेंगे और माइंड में ये बात फिर बैठनी चाहिए कि जब भी नेट वर्ड आएगा तो किन्हीं भी दो कंसेप्ट्स का क्या होगा बेटा? डिफरेंस होगा। फिलहाल यहाँ पर टॉपिक आ रहा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये भी किसी चीज का डिफरेंस होगा और वो किन दो चीजों का डिफरेंस है उसके लिए हमने डेफिनेशन पार्ट दिया है। इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाता है या कहा जाता है। इसी बात को मैंने एक्सप्रेशन में फॉर्मूले वाइज लिख दिया है। क्या है फॉर्मूला? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का डिफरेंस है, यानी कि ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। और ये क्या है इनको आप बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझने के पहले तो आपको टैक्स पता होना चाहिए। हालांकि पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं मैं आपसे कि टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है मेड बाय एन इंडिविजुअल और ए फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट गेटिंग नथिंग इन रिटर्न, यानी कि किसी भी व्यक्ति या फर्म के द्वारा सरकार को जो पेमेंट किया जाता है उसे हम टैक्स कहते हैं। और खास बात यह है कि ये यूनिलैटरल है ना। आपको अभी सिखाया मैंने यूनिलैटरल और बायलैटरल का कंसेप्ट। यूनिलैटरल मतलब सिंगल साइडेड ट्रांसफर्स हैं। आप सरकार को पेमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस नहीं कर रही है कि आपने इतना हमें टैक्स पे किया तो हम आपके लिए ये करेंगे ना। दैट्स व्हाई टैक्सेस आर यूनिलैटरल पेमेंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अब टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे आसान क्राइटेरिया ये है इन दोनों का कि डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन, इनकम ऑफ ए फर्म, उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? Indirect taxes are those taxes which are imposed on the production and sale of goods, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो उस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन में जितना प्रोडक्शन होगा उसके अमाउंट टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस साथ साथ उसके सेल पर, यानी कि जितना जितना माल बिकता जाएगा उतना उतना भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। So simply indirect taxes are those taxes which are imposed on the production and sale of goods, जैसे GST हो गया, Goods and Services Tax। अब indirect taxes का रोल क्या है बेटा? indirect taxes जो होते हैं वो इन जनरल उस गुड की प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक का ही एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप ये चीज समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है X। इस फर्म ने स्पीकर जनरेट की, यानी कि स्पीकर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसकी कॉस्ट फर्म को आ रही है 500 रुपए। यानी कि इस फर्म X ने स्पीकर्स बनाए और उस फर्म को कितने में पड़ा? 500 रुपए। फर्म को जितने में वो चीज पड़ी है उसे कहा जाता है बेटा फैक्टर कॉस्ट। अब आपको मैंने सिखा रखा है कि हम फैक्टर कॉस्ट कहें
या फैक्टर इनकम कहें, एक ही बात है ना, क्योंकि जो पे कर रहा है, जिसकी जेब से वो जा रहा है, वो बन जाएगा कॉस्ट या पेमेंट, और जो रिसीव कर रहा है, जिसकी जेब में वो पैसा आ रहा है, उसके लिए बन जाएगा फैक्टर इनकम। तो फैक्टर कॉस्ट, ये जो 500 रुपए में फर्म ने उसे बनाया है, यानी उसकी खुद की लागत 500 रुपए आ रही है, उसे कहा जाएगा फैक्टर कॉस्ट। अब गवर्नमेंट ने यहां पर जीएसटी लगाया 10%, कि आप जो भी माल बनाया आपने, जो भी आपने प्रोडक्शन किया, इस पर 10% हम जीएसटी लगाते हैं। तो 10% जीएसटी, 10% 500 का कितना होगा? 50। तो ये दोनों मिलकर कितना बना दिया इसे? 550 रुपए। वापस से समझिए, फर्म, कोई भी एक फर्म थी एक्स, उसने कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया स्पीकर, और उसे वो प्रोडक्ट पड़ा 500 रुपए। जितने में फर्म को प्रोडक्ट बनाने में पैसा लग रहा है, उसे कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट। जब भी प्रोडक्शन होगा, आपको सिखाया इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज होगा। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? जीएसटी। अगर ये प्रोडक्शन हुआ है, तो सरकार ने कह रखा है कि इसके प्रोडक्शन पर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के प्रोडक्शन पर हम 10% जीएसटी देंगे। 500 का 10% हुआ 50 रुपए। तो ये टैक्स मिलाकर अब इसकी कीमत कितनी हो गई बेटा? 550 रुपए। तो जैसे ही टैक्स लगा, जैसे ही यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा, इसकी कीमत 500 से बढ़कर कितनी हो गई है? 550 रुपए। इसलिए कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं? गुड्स की प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। बच्चों, बात आई आपकी समझ में? अब ये तो हुआ इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट। अब आते हैं सब्सिडीज पर। सेकंड, सब्सिडीज। तो सब्सिडीज क्या है? दे आर बेसिकली द फाइनेंशियल असिस्टेंस और इकोनॉमिक असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस। असिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है बेटा मदद। सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद, फाइनेंशियल मदद, वित्तीय मदद, कि हम उस चीज को खरीद पाएं, हमारी परचेसिंग पावर बढ़ सके। दैट्स व्हाई द सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड। मतलब द बेसिक रीजन बिहाइंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज इज सोशल वेलफेयर, सामाजिक भलाई के लिए। हमारे यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पर गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। तो गवर्नमेंट को कहीं पर लगता है कि इन चीजों की कीमत ज्यादा हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडीज देती है, बाय कीपिंग इन माइंड द सोशल वेलफेयर कंसेप्ट। सब्सिडीज जब भी दी जाएंगी, तो ये जनरली क्या करेंगे? उस गुड की प्राइस को डिक्रीज कर देंगे, ताकि सभी लोग उसे खरीद पाएं। एट प्रेजेंट इंडिया में एलपीजी सिलेंडर्स आर सब्सिडाइज्ड। पहले पेट्रोल और डीजल पर भी होती थी, लेकिन गवर्नमेंट को यह लगने लगा कि पेट्रोल डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडीज उनके लिए बर्डन हो रही है। इस वजह से उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ रहा है हर साल। That's why the government stopped all the unwanted subsidies। और अभी एट प्रेजेंट केवल फोकस एलपीजी पर ही। उसमें भी गवर्नमेंट ने कह रखा है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडीज विलिंगली छोड़ सकते हैं, ताकि हम उस पैसे की मदद से ऐसे लोगों की मदद कर सकें जो गैस खरीदने को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना भी चलाई, ताकि जो लोग
इमीडिएटली सब्सिडीज लेफ्ट करते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट उन लोगों को कनेक्शन, गैस कनेक्शन देने के काम में लेती है इस उज्ज्वला योजना की मदद से। खैर, ये इस टॉपिक का रिलेटेड बात नहीं थी, लेकिन लिंकेज में आया इसलिए मैंने आपसे डिस्कशन किया। तो सब्सिडीज इन जनरल क्या कर रही है बेटा, उस गुड्स की प्राइस को डिक्रीज कर रही है। कैसे कर रही है? अभी जो एग्जांपल दिया था उसी एग्जांपल से वापस से समझाने की कोशिश करता हूं। वही फर्म एक्स क्या बनाया इन्होंने, स्पीकर बनाया। स्पीकर कितने में बनाया, 500 रुपए में बनाया। तो ये 500 रुपए क्या है, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जितने में उस फर्म को वो चीज पड़ी। इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कितना जीएसटी लगाया, 10%। 500 का 10% कितना होता है, 50 रुपए। जिस वजह से उसकी प्राइस कितनी हो गई, 550। अब 550 अगर ज्यादा लगा गवर्नमेंट को, ये एग्जांपल दे रहे हैं, इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट इट इज नॉट अफोर्डेबल, देन द गवर्नमेंट विल इन्वॉल्व द सब्सिडी कंसेप्ट। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस पर 10 रुपीज सब्सिडीज देंगे। तो जैसे ही ये 10 रुपीज का कंसेप्ट यहां पर आया तो 10 रुपए कीमत कम हो गई, और अल्टीमेटली अब ग्राहक को यानी कि कस्टमर को इसी स्पीकर की अब कितनी कीमत देनी पड़ेगी, 540 रुपए। और इसे ही कहा जाता है एमआरपी या मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज दैट प्राइस which a customer pays। मार्केट प्राइस और मार्केट रिटेल प्राइस वह कीमत है जो हम उस प्रोडक्ट की सेलर को पे करते हैं। तो यहां से हमने इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज की मदद से इस कंसेप्ट को सीखा है। अब ये कंसेप्ट पढ़ाया क्यों गया बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज ये क्यों पढ़ाए गए, क्योंकि मुझे आपको दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने थे। एक सिखाना था फैक्टर कॉस्ट और एक सिखाना था मार्केट प्राइस। आइए इनकी डिटेल करते हैं। इन शॉर्ट एफसी कहा जाता है इसे। फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट इट इज द सम टोटल ऑफ पेमेंट और द एक्सपेंडिचर डन बाय अ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। किसी भी चीज को बनाने के लिए किसी भी फर्म के द्वारा जो कुछ भी खर्चा किया जाता है उनका सम टोटल ही फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। यानी कि एफसी में किस किस का टोटल हुआ, आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी, क्योंकि फैक्टर्स तो चार ही हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर ये फर्म की जेब से जा रहा है इसलिए मैंने इसे कॉस्ट कह दिया, जो रिसीव करेगा उसके लिए कंसेप्ट हो जाएगा इनकम का। दूसरा कंसेप्ट क्या सिखाया, मार्केट प्राइस। या पूरा लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। मार्केट प्राइस एनपी। मार्केट प्राइस इज दैट प्राइस व्हिच ए बायर और ए कंज्यूमर और ए कस्टमर पेज फॉर बाइंग ए कमोडिटी और ए गुड और ए सर्विस। हम किसी भी गुड या सर्विस को खरीदते समय जो कीमत पे करते हैं, अदा करते हैं, उसे
मार्केट प्राइस कहा जाता है। यानी कि एज ए बायर हम क्या पे करते हैं, हम पे करते हैं फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जितने में वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है, प्लस जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हैं, और माइनस जितनी इकोनॉमिक असिस्टेंस गवर्नमेंट ने दी है, यानी कि सब्सिडीज। इसी बात में हमने एक एग्जांपल के थ्रू भी देखा था। एक स्पीकर बनाया फर्म ने 500 रुपए में, सरकार ने 10% जीएसटी लगाया, यानी कि 50 रुपए। फिर गवर्नमेंट को लगा कि कीमत ज्यादा हो गई, सब्सिडीज देनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज पे कर दी 10 रुपए की। तो 500 प्लस 50 550 माइनस 10 अल्टीमेटली कितना मिला 540। और यही क्या है बेटा, मार्केट प्राइस, यानी कि MRP। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि मार्केट प्राइस कौन पे कर रहा है, बायर। वो क्या पे कर रहा है, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि अगर हम इन दोनों को क्लब करके एक फॉर्मूले में लिखें, NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, NP = FC प्लस NIT। और यही है बेटा हमारा सेकंड रूल। इट इज द रूल 2। NP = FC प्लस NIT, यानी कि NP कौन पे करते हैं, हम क्या पे करते हैं, जितने में वो चीज बनकर तैयार हुई है, प्लस जितने उसके ऊपर टैक्सेस या सब्सिडीज लगी हैं, यानी कि NIT। अगर मुझे केवल फर्म का कंट्रीब्यूशन निकालना होता, यानी कि FC की रिक्वायरमेंट होती, तो हम क्या करते, FC अगर रिक्वायर्ड है तो NIT इधर आएगा, यानी कि MP माइनस NIT। तो इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आ रही है यहां से, MP इज इंक्लूसिव ऑफ NIT, यानी कि मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूसिव मतलब शामिल रहते हैं। और अगर मैं इन्हें एक चार्ट फॉर्म में समझा दूं, this one is NP and this one is FC, तो अगर आपको FC चाहिए तो आपको माइनस करना पड़ेगा NIT, और अगर आपको FC से MP चाहिए तो आपको ऐड करना पड़ेगा NIT, and this is nothing but rule 2। इसे आप अच्छे से अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करिएगा, आपको सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स आए तो यू कैन प्लीज आस्क। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन शॉर्ट इसे बेटा NFIA भी कहते हैं, NFIA। अब इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये सीखिए, क्योंकि इसके पहले जो भी FOP थे, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन्हें होल्ड करते थे हाउसहोल्ड सेक्टर।
और ये हाउस होल्ड सेक्टर इन्हीं एफओपी को प्रोवाइड कराता था, किसे? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ऐसा हम अभी तक पढ़ के आ चुके हैं। हाउस होल्ड सेक्टर एफओपी के मालिक समझे जाते हैं, यानी कि ओनर्स, एंड फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज दे प्रोवाइड दीज फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और ये काम देश के अंदर ही हो रहा था और इन फैक्टर सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम भी जनरेट होती थी, जिसे हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट कहा करते थे। तो प्रोड्यूसर सेक्टर पे कर रहा है तो उसके लिए फैक्टर कॉस्ट, हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव कर रहा है इसलिए उसके लिए कंसेप्ट बना फैक्टर इनकम। अब अगर मान लें, ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल ये फैक्टर्स बियॉन्ड द नेशंस बाउंड्री ही रहते हैं, क्योंकि हमने तो इकोनॉमिक टेरिटरी का कंसेप्ट पढ़ा है। यानी कि कभी ऐसा भी होगा जब हम इन फैक्टर सर्विसेज को किसी दूसरे देश के रेसिडेंट्स को देंगे। किसी दूसरे देश के रेसिडेंट मतलब हमारे लिए क्या हुए? वो नॉन रेसिडेंट। और कभी ऐसा भी होगा जब कोई दूसरे देश के लोग या फर्म हमसे फैक्टर सर्विसेज लेंगे, यानी कि कभी तो हम उन्हें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, कभी हम उनकी फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी कंसेप्ट पर ये टॉपिक बेस्ड है। पहले डेफिनेशन पार्ट पर आते हैं, फिर इसको पार्ट बाय पार्ट मैं आपके लिए डिटेल करूंगा। डेफिनेशन पार्ट क्या कहता है? इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड। सबसे पहले तो इस डिफरेंस वर्ड पर आइए, यानी कि ये NFI है क्या? डिफरेंस है। कैसे कह रहा हूं बेटा मैं डिफरेंस है? क्योंकि अभी आपको सिखाया था मैंने, जब भी नेट वर्ड आएगा मतलब वो किन्हीं कंसेप्ट्स का, किन्हीं भी दो कंसेप्ट्स का क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस है किसका? फैक्टर इनकम रिसीव्ड। अब फैक्टर इनकम रिसीव कब होगी बेटा हमें? यानी कि मैं उस इनकम को रिसीव कब करूंगा? जब हो सकता है मैंने किसी और नेशन को वो फैक्टर्स प्रोवाइड किए हो, तो जो मैंने फैक्टर्स प्रोवाइड किए उनके बदले में मुझे फैक्टर इनकम क्या होगी? रिसीव। इसलिए कहा गया है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम ROW। ROW मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम का मतलब ही होता है रिसीव करना। तो एक तो ये डिफरेंस है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम ROW एंड फैक्टर इनकम पेड। अब पे कब करेंगे हम? जब हम किसी और नेशन से उन फैक्टर्स को लेंगे और बदले में उनका पेमेंट दूसरे देश को किया जाएगा। तो कितनी फैक्टर इनकम आपको रिसीव हो रही है माइनस कितनी फैक्टर इनकम आप पे कर रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस ही NFIA कहलाता है। यही इसका फॉर्मूला है। NFIA इक्वल्स टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। यानी कि NFIA दो टर्म्स का खेल है, फ्रॉम और टू। फ्रॉम मतलब रिसीव और टू मतलब पेड। कितनी इनकम आपको रिसीव हुई और कितनी फैक्टर इनकम आपने पे की, इन दोनों का डिफरेंस ही कहलाता है NFI। अब फैक्टर इनकम रिसीव कौन करेगा? रिसीव करेंगे बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, यानी कि हमारे देश के जो निवासी होंगे, जिन्हें हम रेसिडेंट्स या नॉर्मल रेसिडेंट्स भी कहते हैं, वो लोग रिसीव करेंगे। क्यों रिसीव कर रहे हैं ये लोग इस इनकम को? क्योंकि इन्होंने FOP को किसे दिया है? ROW को दिया है। और ROW ने बदले में इन्हें क्या दिया है? फैक्टर इनकम प्रोवाइड किया।
कंसेप्ट आया बेटा समझ में? हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि नॉर्मल रेसिडेंस ROW से FOP ले, यानी कि हर फैक्टर हर देश में अवेलेबल नहीं होता है। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट ही स्केर्सिटी पर बेस्ड है, यानी कि रिसोर्सेज आर स्केर्स। तो हो सकता है हम अपने देश में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ FOP को लें, तो ले तो लेंगे लेकिन बदले में क्या जाएगा? पेमेंट। इसे ही क्या कहेंगे हम? फैक्टर इनकम पेड। तो जब आप FOP ले रहे हैं तो इनकम पे हो रही है, जब आप FOP किसी को दे रहे हैं तो इनकम रिसीव हो रही है। तो रिसीव्ड और पेड इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस ही NFIA कहलाता है। क्लियर? अब इस NFIA की इंपॉर्टेंस क्या है, कहां पर यह चीज काम आती है? तो बेटा NFIA की इंपॉर्टेंस है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को आपस में कनेक्ट करने के लिए। दिस इज रूल नंबर 3। दिस इज रूल नंबर 3। NI यानी कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। यानी कि नेशनल इनकम कब बनती है? जब उसमें हम डोमेस्टिक इनकम और विदेशों से प्राप्त होने वाली आय, NFIA को हिंदी में ऐसा बोलते हैं, विदेशों से हमें कितनी आय प्राप्त यानी कि रिसीव हुई है उससे कहा जाता है NFIA। मतलब कंसेप्ट क्या है? NI is inclusive of NFIA, यानी कि नेशनल इनकम में NFIA शामिल रहता है। अगर मुझे मान लो डोमेस्टिक इनकम की रिक्वायरमेंट होगी तो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? DI अगर रिक्वायर्ड है तो NFIA इधर आएगा, यानी कि NI माइनस NFIA। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। अगर मैं इसे ही एक चार्ट फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना चाहूं, दिस वन इज NI, दिस वन इज DI। तो डोमेस्टिक इनकम चाहिए नेशनल इनकम से, तो नेशनल इनकम में से क्या माइनस करना पड़ेगा? NFIA। नेशनल इनकम चाहिए डोमेस्टिक इनकम की मदद से, तो डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा? NFIA। and this is nothing but the rule number 3, that is NI equals to DI plus NFIA। and what is NFIA? factor income received from ROW, from आ रहा है, from का मतलब ही होता है रिसीव करना, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू आ गया, मतलब पेमेंट हो रहा है। किससे पेमेंट कर रहे हैं? ROW। अगर मान लीजिए हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम दे रखी है 500 रुपए और फैक्टर इनकम 2 यानी कि पेमेंट हो रहा है 350 रुपए, तो NFIA क्या होगा? आपको सिखाया NFIA इज फ्रॉम -2 500 minus 350, that is 150। क्लियर बच्चों? तो ये एग्जांपल के थ्रू भी मैंने NFIA की कैलकुलेशन आपको बता दी। यानी कि जब भी हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करें तो जरूरी नहीं है कि NFIA वहां पर हमें डायरेक्टली मेंशन हो कि दिस इज द अमाउंट ऑफ NFIA। आपको ढूंढना पड़ेगा कि वहां पर क्या ऐसे पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं कि फैक्टर इनकम
फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम टू एब्रोड, और अगर ऐसे कंटेंट्स हैं यानी कि फ्रॉम और टू वाला है तो उनको आपस में सब्ट्रैक्शन में रख दो और फिर जाकर हम NFIA को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं इसमें। अब NFIA बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? फ्रॉम 500 टू 300, तो NFIA कितना है? 500 माइनस 300 200, यानी कि रिसीव ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो पॉजिटिव। और जब जब NFIA पॉजिटिव होगा यानी कि ये पॉजिटिव फिगर जब जब यहां पर मेंशन किया जाएगा तो नेशनल इनकम क्या होगी बेटा? इंक्रीज। नेशनल इनकम इंक्रीज कब होगी? जब NFIA कैसा होगा? पॉजिटिव। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नेशनल इनकम विल इंक्रीज कब? जब NFIA पॉजिटिव होगा। कैसे होगा पॉजिटिव? रिसीव्ड ज्यादा है, पेमेंट कम हो रहा है, यानी कि NFIA आ रहा है पॉजिटिव। अब आते हैं नेगेटिव पर। फ्रॉम है आपको 300, यानी कि इनकम रिसीव हुई 300 और टू पेमेंट कर दिया आपने 700 का, यानी कि पेड फॉर्मेट आपका ज्यादा है, तो NFIA क्या हुआ? 300 माइनस 700 यानी कि माइनस 400, और माइनस 400 के माइनस साइन के साथ जब NFIA यहां पर जाएगा तो डोमेस्टिक इनकम में से माइनस हो जाएगा, मतलब नेशनल इनकम क्या कर जाएगी बेटा? डिक्रीज। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। ये कब होगा? जब NFIA कैसा होगा? नेगेटिव। थर्ड पर आते हैं, NFIA कब जीरो हो सकता है? जब इनकम भी 200 रिसीव हो और जो हमारा पेमेंट है वो भी उतना ही हो, तो NFIA 200 माइनस 200 यानी कि जीरो, और जीरो अगर ये कंटेंट यहां पर जाएगा तो जीरो चाहे किसी में भी आप प्लस करो तो वैल्यू विल रिमेन सेम। तो NI और DI एक दूसरे के इक्वल बन जाएंगे। कब? जब NFIA क्या होगा? जीरो होगा। So these are the hidden concepts of treating NFIA. How we treat the NFIA. बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे आप अच्छे से फेयर नोटबुक्स में नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब अगली क्लास में हम एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे।